नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के कथानक एपिसोड में जिस चीज़ का वर्णन किया गया था कि परसों कुछ लोग, करीब 8-10 लोग मिले थे और उनकी बातों से लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के और विशेष करके मोदी जी के माने बहुत और कट्टर समर्थक या कुछ शब्दों में कहते हैं कि अंधभक्त किस्म के वो लग रहे थे। देखिए, जहाँ तक अंधभक्ति का सवाल होता है तो ऐसे लोगों में गलत अवधारणाओं के आधार पर तमाम माने अप्रासंगिक, असंगत और विसंगत और विसंगतियों से भरा हुआ तमाम इस तरह के तथ्य और उसी आधार पर जब भी कोई पूछता है तो इस तरह की बात कहते हैं या तर्क गढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इसी से उसकी पहचान हो जाती है कि जो तथ्यहीन तर्क, कुतर्क और मुख्य विषय से भटकाने वाला, तो उसी से अंदाज हो जाता है कि इनके मस्तिष्क में जो भरा गया है, जो इनके दृष्टिकोण को प्रदूषित किया गया है या परिवर्तित किया गया है, तो वो किस तरह का इनका मानसिक प्रदूषण है या किसी स्तर का वो ब्रेन वॉशिंग है और दिमाग या सोच को घुमा देना। इसी से एक नमूना सामने आता है। तो पिछले एपिसोड में यह बताया गया था कि वो मोदी जी के विषय में बोला गया था कि भाई जब उनको बोला गया कि भाई कि मोदी जी ने ये वादा किया था, खास करके 2014 के लोकसभा के चुनाव के दौरान और घूम कर प्रचार भी किया था कि इस कांग्रेस या जिसको भारतीय जनता पार्टी GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी बता रही, समझा रही है, निवेदन कर रही कि आप भी इसको GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस ही समझिए, उसको मानिए, संबोधित करिए, और संदर्भित करिए, क्योंकि यह कांग्रेस नहीं है बल्कि GNPC ही है। तो
तो मान लीजिए कांग्रेस की ही बात, ये जो है, जो उनकी शब्दावली है हमारे जो प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि, और ये बात कहाँ बोले थे, भोपाल में, कि यदि एक लिख करके यदि शून्य बढ़ाया जाए तो वो शून्य बढ़ते बढ़ते वहाँ वो दिल्ली तक पहुँच जाएगा। और बात सही भी है। लेकिन जब उनको अच्छा, उन्होंने काला धन पता करने के लिए लाने के लिए भी एक जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी SIT का जो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, गठन कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उसी का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस दिन 2014 में जिस दिन प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, उसी दिन उन्होंने उसको लागू कर दिया। यानी गठन तो सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दिया था, जिसको कि सोनिया मनमोहन की UPA सरकार बिल्कुल नहीं कर रहे थे, नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन नहीं कर रही थी, जानबूझकर कि ये गठित हो गया तो और इन्हीं का काला धन है ये, और यही उसके डकैत है, तो कहीं से सुराग मिल जाएगा और ये बेनकाब होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो वो काला धन लाने के लिए और काला धन का पता करने के लिए जिस SIT का या स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था, और वो कब किया था कि काला धन के विषय में जब जनहित याचिका दायर की गई थी राम जेठमलानी के द्वारा, तो ये सोनिया मनमोहन की सरकार जो कि 2004 से और 2014 तक थी, ये बराबर झूठ बोलती रही कि सरकार के पास कोई ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, अनेक बहाना कि वो काला धन का पता कर सकती है या काला धन ला सकती है, चूंकि यही तो डकैत थी, इसी ने वो डाका डाला था। और संजोग और दुर्भाग्य इस देश का कि वही जो है सत्ता में थी। तो इसकी एक जो है मजबूरी थी, यानी व्यवस्था थी कि कैसे इस बात को टाले। तो सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोलती रही कि इसके पास कोई कानूनी वो प्रावधान नहीं है, बल्कि वो एविडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एक्ट से वो ये बधी हुई है, तो हम झूठ बोलने की बात। और उस समय जो है पूरी दुनिया में यानी कालाधन को लेकर बहुत चर्चाएं थी, और गूगल जैसे और भी जो सर्च इंजन है वो लगे हुए थे ये पता करने के लिए। अमेरिका में भी ये इस तरह की समस्या थी। अमेरिका तो काफ़ी माने वो ताकतवर देश है, उसने उस बैंक को और बैंकों को बिल्कुल दबाव डाल करके पता भी कर लिया, और वो काला धन वापस अपने देश में भी ले गया वो। तो अमेरिका ने बल्कि और देशों के इस तरह से जो शासकों ने जो है लूट करके अपना काला धन जमा किया था, उसका भी पता लग गया था। भारत के भी जितने भी काले धन के अकाउंट होल्डर थे, माने काले धन के खातेदार थे, उसका भी पता लग गया था। और इसके लिए जो है एक जर्मनी की सरकारी कोई संस्था या माने कोई एजेंसी थी, उसने भी पता कर लिया था। और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से ये कहा था कि भाई हम तो और देशों को तो ये सूचना जो है, सूचना देने का कुछ हम चार्ज करते हैं, कुछ प्रभार लेते हैं, लेकिन आपको यानी भारत सरकार को फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में दे सकते हैं। लेकिन तब भी ये सब लाए नहीं। लेकिन अनऑफिशियली यानी गैर सरकारी स्रोतों से उसकी सूचना आ गई थी।
और मैं तब नौकरी में था और इस बात को मैं पब्लिकली बोल भी नहीं सकता था। तो ये बात है 2011 या 12 या 2010 के आसपास, यानी इसी बीच की बात है। तब जो है सोनिया गांधी के नाम से 30 लाख करोड़ और ये जो राहुल के नाम से 10 लाख, मतलब ये 12 लाख करोड़, ये हालत थी। और जो कि सूचना है आज की तारीख में वही 30 लाख करोड़ जो है वो 80 लाख करोड़ और इसका जो है 12 लाख करोड़ जो है वो 35-40 के आसपास हो गया है। तो ये सिर्फ इसी जो ये दो डकैत हैं माँ बेटे, इनकी डकैती का हिसाब किया जाए और ये इनकी डकैती के द्वारा जो है वो कालाधन की बात की जाए तो 120 लाख करोड़ के आसपास ये सिर्फ यानी यही है लूट, सिर्फ यानी माँ बेटे का। तो ये सब उस समय सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे। सुप्रीम कोर्ट यानी बहुत डांटा, बहुत फटकारा, लेकिन सब ये इन सबों ने मुंह नहीं खोला, जबकि अनऑफिशियली वो जो भी वाइटल माने पोजीशंस थी वहाँ पर सूचना उसकी आ गई थी। और पिछले कई एपिसोड के जरिए भारतीय जनता दल ने ये भी बताया था कि उस समय वित्त मंत्री थे महोदय यही प्रणब मुखर्जी कोई मुंह न खोल दें, इसी के लिए वो यूपीए वालों ने और उनका साथ दिया कम्युनिस्टों ने, वाम दलों ने फटाफट उनको राष्ट्रपति बना दिया ताकि ये मुंह न खोलें कालाधन के विषय में। तो सुप्रीम कोर्ट असल में उस यूपीए सरकार से हार गई और हार थक करके ऊब करके उसने खुद ही अपने आप जो है एक एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी में जो है एक उसका चेयरमैन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस और उसका जो कोर चेयरमैन वो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस, अब बाकी उसकी सहायता के लिए जो उसके मेंबरान थे तो वो सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीडीटी का चेयरमैन और भी इसी तरह से वो और ईडी का डायरेक्टर वो बन गया था। तो गठन जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद कर दिया था। उस सुप्रीम कोर्ट का ने जो गठन किया था, गठन का आदेश दिया था, उस गठन के आदेश को भी सोनिया मनमोहन की यूपी सरकार लागू नहीं कर रही थी, सिर्फ इसी डर के मारे कि कहीं से भी किसी को दुम मिल गई, किसी को पूछ मिल गई तो बेनकाब होने में यानी इनके डकैती का बेनकाब होने में देर नहीं लगेगी। तो इन सबों ने सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी के गठन का आदेश जो है यानी उस आदेश को भी वो इन सबों ने नहीं माना और उसको लागू किया। तो मोदी जी ने जो है 2014 में जिस दिन इन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला उसी दिन जो है उसी सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी के गठन के आदेश को लागू कर दिया। इतना तो इन्होंने तमगा लूट लिया, लेकिन एसआईटी ने उस काला धन जो कि इसी देश का पैसा है, हमारे सभी गरीब और आम भारतीय भाई बहनों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो कि इन डकैतों ने लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है। वो क्या हुआ, एसआईटी ने क्या किया, पूरा जो है मामला बिल्कुल अंधकार में, पूरा देश जो है पूरा देश के लिए पूरा अंधकार है। ये गद्दारी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इस देश के खिलाफ, और वो पूरा केस ही पूरा खा गए, उस पर गेंडुली मार के बैठ गए और आज उस पर ये बोलने को तैयार नहीं है। और इसके जो प्रवक्ता हैं अपनी उस यानी इस देश के खिलाफ गद्दारी ही है, सबसे बड़ी गद्दारी है कि आप वादा करते हैं कि भाई कि ये जब चुनाव जीतना रहता है तो कहते हैं कि भाई इतना काला धन जो है वो मैंने ये इतना पैसा लूटा गया है। आप जो तमगा लूटने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को
वो उसी दिन लागू भी करते हैं जिस दिन आप प्रधानमंत्री का कार्य संभालते हैं। इसके बाद वो जो है वो उस काले धन को के पूरे मामले को ही जो है वो खा जाते हैं। तो धोखा नहीं तो क्या, ये तो गद्दारी है। वो जो है वो इस देश की जनता के साथ जिसके साथ आपने वादा किया। देखिए, हम नहीं कहते जिस प्रकार ये एनपीसी वाले की 15 लाख की बात क्या कही, लेकिन ये इन्होंने बोला था कि इतनी की लूट की गई है। ये स्पष्ट कोई भी इसको अब ये पता कर सकता है कि इन्होंने इस तरह से बोला था। और काला धन का, अच्छा, मोदी जी बोले न, मोदी महोदय बोले न बोले, यह देश को पता है कि मैंने इन डकैतों ने इस देश को लूट करके काला धन वो जमा किया, वो जो है बच्चा जानता है। लेकिन सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से जो है उसको प्रमाणित होना बस बाकी था। इतना ही ये मोदी महोदय कर दिए होते तो देश कम से कम ये जान लेता है कि भाई देश, और खास करके गरीब लोग जिनका ये डकैत मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, तो समझ जाते हैं ना कि भाई ये हमारे मसीहा हो ही नहीं सकते। तो देश के डकैत हैं, तो इतनी तो मुक्ति उनको मिल जाती। कम से कम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का समाज, तो उनको इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज है। और भी जो है बेचारे गरीब किस्म के आशा लगा रहते हैं कि भाई ये कांग्रेस और ये सोनिया राहुल वो गरीबों के मसीहा हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई नहीं भाई ये देश का सबसे बड़ा डकैत है, आधिकारिक रूप से इसे पता चलता, तो उनका भी तो वो भी कम से कम उस भ्रमजाल से अपने को बाहर निकाल लेते। लेकिन सिर्फ इसीलिए मोदी महोदय ने कुछ ऐसा होने नहीं दिया। तो यही गद्दारी है मोदी जी की देश के खिलाफ और बीजेपी। तो ये तो तथ्य ये पहले भी बताया गया है। तो उसी काले धन की बात जब उस समूह में जो परसों बातचीत चल रही थी, तो एक अंधभक्त किस्म के थे, तो वो कह रहे थे कि भाई काला धन यदि मोदी जी नहीं लाते हैं तो आप ला दीजिए। तो हमने कहा महोदय, हमने और आपने चुन करके सत्ता पर उनको बिठाया, सरकार उनकी है, तो काला धन वो लाएंगे कि हम आप लाएंगे? तो अब इसके बाद तो वो चुप रहे, कहा कि नहीं अरे उनको और बड़े बड़े काम करने हैं और बड़े बड़े काम किया। तो मैंने कहा काला धन यह छोटा काम है। जिस काला धन का इन्होंने वादा किया था और उस काला धन के लिए आप कह रहे हैं कि इसके लिए हम लाएंगे और आप लाएंगे, सरकार उनके हाथ में सरकार, और लाने की जिम्मेदारी जो है हमारी आपकी, ये तर्क आपका है। तो मैंने सोचा कि भाई यदि इनको मैंने समझाना ही है तो थोड़ा सा इनका शैक्षणिक स्तर जानना भी जरूरी है। तो उसी अनुसार मैं इनको उन्हीं तरीकों से, यानी जिस स्तर का उनका, जिस तरह का उनका शैक्षणिक स्तर है उसी अनुसार इनको समझाने का प्रयास मैं कर दूं। तो हमने पूछा कि भाई कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, यानी प्राइमरी पास किया है या मिडिल पास किया है, इंटर हाई स्कूल? तो वो कुछ बोले ही नहीं। तो हमको ये पूछना पड़ा कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने वो बड़ा काम किया, कौन सा बड़ा काम किया बताइए ना। तो धारा 370 हटाए, 35 से हटाए और क्या, तो मैंने कहा धारा 370 और 35 से यह देश पर एक बोझ, और किस गद्दार के द्वारा है ये मालूम है, और उस गद्दार को देश के सामने बेनकाब न करना भी देश के खिलाफ गद्दारी है। वो जो नेहरू ने जम्मू कश्मीर
जो कि संवैधानिक तरीके से भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, भारत में उसका विलय जो है अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, किस तरह से उसने जो है पाकिस्तान का एक उपनिवेश बना दिया और जो है धारा 370 और ये 35 से एक संवैधानिक छल, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके व्यवस्था दिया। और जबकि इसका कहीं वर्णन भी नहीं है पूरे संविधान में। धारा 370 एक जगह लिखा, मैंने वह है क्या चीज, वर्णन भी नहीं है। ये फ्रॉड करके ये जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का उपनिवेशी नहीं बल्कि भारत विरोधी जो ताकतें थीं, वो आतंकवादियों, अलगाववादियों, पाकिस्तान परिस्तों का पूरा साम्राज्य स्थापित करवा दिया। ये भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक दुश्मन और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये चीज छुपा करके ये तमगा ये लूट रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले। इन देश के इतने खतरनाक गद्दारों की गद्दारी को ढक करके सिर्फ जो है वो 370 और 35 से हटा दिया। और जहां तक कि 370 और 35 से, तो यह तो बोझ जो है ये जेएनपीसी जो है लादे हुए थी देश के ऊपर इतने सालों से। वो बड़े आराम से वो हट सकता था, चूंकि वो धारा 370 और 35 से संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए था ही नहीं, वो महज एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा था और बहुत बड़ा जो है वो संवैधानिक छल था। तो ये सब नहीं, तो देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को बचाना और उसके बाद तमगा लूटना, यही काम रह गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे नहीं, राम मंदिर, माने कि राम मंदिर बनवाना ये काम वो सरकार का है। और इसके बाद देखिए ये काम वो गवर्नमेंट का है। इस देश के लिए मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, सभी बराबर हैं और सभी का बराबर सम्मान करना भी इस जो है वो इस मुल्क का फर्ज है। भारतीय आवाम ताकत दल ने तो बहुत पहले ही कहा था कि अब वो बाबर ने मस्जिद तोड़ा था, नहीं तोड़ा था, क्या षड्यंत्र जो है इसे गद्दार नेहरू ने आरएसएस वालों के साथ मिलकर के प्रभु राम की मूर्तियां रखवाई, तमाम है। और उसी का नाती जो है 36 साल बाद जो है वो 1985 में वो ताला खुलवाना, शिलान्यास पूजन करवाना, ये सब देश के बहुत बड़े दुश्मन भी हैं। हर वक्त जो है देश में भेद विभेद की बात वो ये करते रहते हैं। और फिर वो मामला जो है आरएसएस वालों को सौंप दिया, तो आरएसएस के जितने भी वो उसकी जो सेना थी आरएसएस की, वो ढांचा ही गिरा दी। किसमें? एक लोकतंत्री देश में, जिस देश में सभी आस्था का सम्मान होना चाहिए, जरूरत इस बात की थी। तो इस षड्यंत्र में जो है आरएसएस, जेएनपीसी, बीजेपी वाले सब के सब वो शामिल थे। और वाकई में ये देश जो है सभी आस्थाओं का सम्मान इसको करना है, तो इसको परहेज नहीं करना है कि भाई कि यहाँ मस्जिद है, क्या जाए, जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद भी हो, और क्यों ना हो भाई। लेकिन यहाँ राम मंदिर है तो 20 कोस पर वो रहेगी मस्जिद, ये मन में घृणा है। तो खैर, मंदिर बनाने का काम जो है वो सरकार का नहीं है। तो कहने में देखिए, इन बातों जो बातें बताई जा रही, इस तथ्य को यदि किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी प्रवक्ता, किसी से कहा जाए तो वो साफ वो मुकर जाके कि भाई हम तो ऐसा बोल सकते नहीं, वो कैसे बोला होगा पता नहीं। लेकिन किस तरह की गलत अवधारणा, किस तरह की पॉइजनिंग ऑफ माइंड
उनके 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 दृष्टिकोण को बदला गया है, उसका नमूना है ये। और इसके बाद कुछ और भी थे कि साहब क्या बार बार जो है संविधान की बात करते हैं। अब संविधान पर ही, भारत के संविधान पर ही वो आक्रमण वो करने लगे। तो उनको बताना पड़ा कि इस तरह के और भी हैं, जब उनका स्वार्थ नहीं सधता है तो भारत के संविधान पर भी वो आक्रमण करते हैं। लेकिन देश को जानना चाहिए कि जो भी रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसे घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के गद्दारी के तांडव के आगे लोग नतमस्तक हो गए। ये उनकी भूल थी। ये भूल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, पटेल इत्यादि की ये बहुत बड़ी भूल थी कि जिसमें ये दोनों गद्दार मैंने देश को बांटने का षड्यंत्र कर रहे थे। तो ये लोग जो है चुप रहे, मौन रहे। और कहना अतिशयोक्त नहीं होगा और गलत नहीं होगा। इसीलिए इसी जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी ने किसी को नहीं छोड़ा। व्यक्तिगत रूप में किस तरह से अपमानित किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जबकि बेचारे बीमार थे पटना में। इसकी भी एक कहानी है, इसकी भी एक वारदात है। किस तरह से मौलाना आज़ाद की जो है वो उनकी ऑटोबायोग्राफी के उन पन्नों को संग्रहालय से गायब करा दिया गया, जिसके विषय में इसकी असलियत, जीएनपीसी की असलियत के विषय में वो लिखे थे। अंबेडकर साहब को चुनाव में हराने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए खुद ये गद्दार नेहरू जो है वो आया था, जो है इनके खिलाफ प्रचार करने के लिए। सब ये तो वो वैसे ही है कि जैसे महाभारत में पूरे प्रकरण में वो दुर्योधन जो है यानी घोर बेईमानी पर उतारू था। जब वो पांडव कह रहे थे कि भाई आप सब ले लीजिए, हमको सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, उसी से हम लोग अपना जीवन बसर कर लेंगे, उसके लिए भी तैयार नहीं थे। और कितना अपमानजनक ढंग से बोला कि मैं तुम लोगों को सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये अपमान किया था, तो ये पता था। और द्रौपदी का वो अपमान चिरहरण वाला जो है सरेआम, और किसके सामने? भीष्म पितामह, इतने शक्तिशाली और पराक्रमी गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, और जो अपने को बहुत दानवीर कहता था कर्ण, और इधर पांडवों में भी अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव, सबकी दुर्गति हुई है एक एक करके। ऐसी बात नहीं है। तो उसी प्रकार जब ये दोनों गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए जो साजिश कर रहे थे, देश को बांट रहे थे। और ये पता था कि देश को बांटने का मतलब आबादियों का हस्तांतरण। और जब आबादियों का हस्तांतरण होगा, मान लीजिए कि जिन्ना कोई मान लीजिए कि वो थोड़ा सनकी था, कह रहा था कि नहीं भाई कि वो पाकिस्तान। देखिए, ये इस बात में आपको जो है वो कंट्राडिक्शन मिल जाएगा कि यदि वो पाकिस्तान की बात माने, ये उन्हीं की बात रहती, तो ये बात कदाप नहीं आती कि पूरा देश चाह रहा था कि जिन्ना ही जो है इस देश का प्रधानमंत्री बने। जिन्ना ने जब ये साजिश कर रहे थे, तो और कम से कम जिन्ना साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो मंडली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सरदार पटेल की, मौलाना आज़ाद की, अम्बेडकर जी की, इस मंडली के से हट करके उन्होंने चैलेंज किया
इन दोनों गद्दारों को और प्रधानमंत्री पद का दावा रखा या ठोक दिया था। और यही खुंदक उनको आई कि इन दोनों गद्दारों को यही खुंदक थी कि बाकी को तो कोई बोलता नहीं है, और गांधी के आगे तो कोई बोलता नहीं है, और गांधी के आगे यानी ये जो है वो खड़ा हो गया प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए। और उसकी दावेदारी बहुत ही जायज और बहुत ही माकूल, बहुत ही मुनासिब थी। जिन्ना साहब इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षा काफ़ी जो है उम्र दराज भी थे, और बैरिस्टरशिप की प्रैक्टिस में भी काफ़ी सीनियर भी थे, और हर तरह से वो योग्य थे। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दावा उन्होंने ठोका था। पाकिस्तान की कभी कोई बात यदि उठाते भी थे, ये जाहिर तौर पर अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन यह अब ये विषय जो कि मैंने थोड़ा भटका नहीं इसीलिए, लेकिन देश बहुत आसानी से इसे निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि देश विभाजन में ये दोनों जो घोर गद्दार थे, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, कि एक तो वो जो गद्दार नेत्री थी वो अरुणा आसिफ अली, जब देश में एकता की काफ़ी लहर थी, इसका फायदा उठा करके हम लोग जो है देश बंटने के खिलाफ जो है आंदोलन चलाए, उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और जब ये सामने प्रश्न आया कि भाई जिन्ना को ये शांत करना है तो भारत का एक टुकड़ा काट करके उसको मुंह में डाल करके उसका मुंह बंद करना होगा, तो इसके लिए जो लॉर्ड माउंटबेटन था वो भी जो कि अंग्रेज जो पहले ही जो है 5 से 62 रियासतों में बांट चुके थे। हालांकि उसको सरदार पटेल ने अपने कूटनीतिक क्षमता से, कूटनीतिक काबिलियत से सभी रियासतों को भारत में मिला चुके थे। तो फिर जो है बांटने की मंशा और मंसूबा अंग्रेजों का भी था, या जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन उसका भी था, लेकिन इसके लिए वो अपना कंधा जो है साफ करना चाहता था। इसलिए उसने ये कहा कि भाई ये प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से आना चाहिए। और कांग्रेस जब ये सबको मालूम हुआ तो देश ने काफ़ी राहत भी महसूस किया कि भाई ठीक है, ये जो कांग्रेस है, जो मैंने ये एक मुखौटा ही सही पहनी थी कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये वाकई में वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। लेकिन जहाँ तक देश की बात है तो वो इस हद तक तो नहीं किसी भी हालत में नहीं जा सकती कि देश को बांटा जाए। सबको बने पूरे देशवासियों को मैं इस तरह का वो इत्मीनान था। और इसके ऊपर भी ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने एक विश्वासघात किया, बोला कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो देश पूरा आश्वस्त हो गया। देश को क्या पता था कि जो ये कह रहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, वही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उस कांग्रेस को दबाव में लेकर के देश को बांटने का प्रस्ताव पास करवाया। ये सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, सभी आदरणीय भारतीय आवाम को जानना बहुत जरूरी है कि जिस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के साथ यह विश्वासघात किया कि ये भुलाव में रखा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा बोला, और देश ने काफ़ी विश्वास किया इसके ऊपर, वही मोहनदास करमचंद गांधी जो कांग्रेस जो है देश के विभाजन का प्रस्ताव पास करने के लिए तैयार नहीं थी, उसको तरह तरह यानी कुतर्कों के द्वारा और पूरा दबाव में लेकर के वो देश बांटने का प्रस्ताव जिसने पास करवाया।
इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, और भी सारी चीजें हैं। और जिसके चलते देश तो बटा ही, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान यदि अलग भी हो गया होता, मान लीजिए दो भाई में भी जब नहीं पड़ती है, नहीं शांति रहती है, तो बढ़ जाते हैं और अपना चैन से रहते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान जो है वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक हथियार बन गया भारत के खिलाफ। इसीलिए जो है ये जवाहरलाल नेहरू, चूंकि ये भारत विरोधी एजेंट था, यह देश जान ले कि जो नेहरू था वो गद्दारी नहीं था, वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक दुश्मन और गद्दार था। इसीलिए एक टुकड़ा इसलिए बनवाया कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान जो है वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। निश्चित है कि भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का, मतलब कि एंटी भारत इंटरनेशनल इंपेरियलिस्ट फोर्सेस के द्वारा जो है ये पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ एक बहुत बड़े हथियार के रूप में प्रयोग हुआ। शुरू से अंत तक अमेरिका फिर हथियार, पैसा, रुपया सब वो देता रहा इसको, पाकिस्तान को, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। सन 1971 की लड़ाई में भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए यही अमेरिका जो है अपना 7वां बेड़ा जो है इसी बंगाल की खाड़ी में भेजा था। वो तो कहिए कि रूस ने भी धमकी दिया इसको, अमेरिका को, तब जाकर के उसका 7वां बेड़ा वापस लौटा। तो इस लिहाज से ये जो घोर गद्दार नेहरू जो है पाकिस्तान बनवाया। तो ये बात चली थी, तो ये लोग तो जो ये तांडव सब ये दोनों गद्दार वहाँ देश को बांटना और इस तरह से नरसंहार जो चल रहा था, मारकाट जो चल रही थी, उसके आगे ये लोग मौन रहे और वो नतमस्तक हो गए या इसे घोर गद्दार गांधी के आगे जो है वो विरोध नहीं किया और इसीलिए सजा मिली सबको। और सबको जेएनपीसी ने व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया है। इसका भी वो प्रमाण है और ये भी सत्य, बिल्कुल स्थापित सत्य है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े वो राष्ट्रभक्त थे। वो जानते थे कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि अंग्रेज यहाँ से जाएंगे, तो इस देश को संविधान चाहिए। इसलिए उन्होंने जितने भी महत्वपूर्ण देश थे उनके संविधान का अध्ययन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, आयरलैंड का संविधान, जर्मनी का संविधान, रूस का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, सबका उन्होंने अध्ययन किया। और भारत के संविधान में ये सभी देशों के संविधान की जितनी भी अच्छी बातें जो कि भारत के लिए जरूरी थी, सब इसमें वो शामिल किया गया। यह सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है। और कुछ बातें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 से लिया गया है। तो जो इतनी बड़ी संस्था जो भारत के संविधान को और चूंकि काफी चीजों के प्रावधान करने से यह विश्व का सबसे मोटा संविधान यानी वॉल्यूमिनस संविधान बना है। अब वो पूरा डिटेल तो हमको नहीं मालूम है, शायद शुरू में वो 8 चैप्टर थे, अब शायद इसमें शायद वो 12 वो चैप्टर हो गए हैं। और शुरू में शायद ये 8 ही शायद वो शेड्यूल थे, अनुसूचियाँ थी। अब वो शेड्यूल कुछ और भी बढ़ गई हैं।
पहले जो है वो 395 धाराएं थी, अब आजकल जो है वो 400 के ऊपर धाराएं हो गई हैं। तो बहुत ही एक व्यापक विशाल संविधान है, तो थोड़ा सा ये वॉल्यूमिनस, तो विश्व का सबसे विशाल और वॉल्यूमिनस संविधान है, अच्छी अच्छी बातों को करने के लिए, संभालने के लिए। और भारत में मैंने अलगाववादी ताकतें भारत को कभी भी वो विखंडित कर सकती हैं, इसका भी स्पष्ट जो है प्रावधान जो इसमें समाहित है हमारे संविधान में। और इसीलिए एक जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, एक बार किसी ने पूछा था कि भाई भारत के संविधान के विषय में आपका क्या दृष्टिकोण है, तो उन्होंने बोला था कि भाई भारत के संविधान की विशेषता ये है कि सिर्फ इसका शरीर दिखता है कि संघात्मक है शरीर, लेकिन इसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है, माने बॉडी इसकी फेडरल है, लेकिन इसकी जो रूह है, आत्मा है, जो इसका सोल है, वो जो है यूनिटरी है, एकात्मक है। बात भी सही है। इसीलिए राज्यों को बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए हैं वो संविधान में, और सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है। जो लोग बोलते हैं संघ, राज्यों को बहुत ही वो सीमित अधिकार है। ये तो कायर मोदी है ना, इसको पता ही नहीं है। इस कायर मोदी को पता ही नहीं कि भारत के संविधान ने केंद्र को जो है कितनी वो शक्तियां दी हैं इन देश विरोधी ताकतों का खात्मा करने के लिए। ये तो कायर है ना, इसकी कायरता की हद तो देखिए ना। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो ये दिल्ली के ही चारों ओर जो है वो बाढ़ या कटीले तारों का बाढ़ बनवा दिया। अरे कटीले तार का बाढ़ तो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश वहां बनता है। इसने यहीं पर एक वो अंतर्राष्ट्रीय वो बाढ़ वो लगवा दिया। इतना बड़ा कायर है ये मोदी महोदय। और इसको बीजेपी वाले क्या कहते हैं, 56 इंच का सीना। और अपनी ही दिल्ली पुलिस को पिटवा दिया, इसने घायल करवा दिया। तो बहुत कार किस्म का है, कुछ नहीं इसको करना है। सिर्फ ये खतरनाक किस्म की जो ताकतें हैं राजनीतिक दलों के बीच में, ये एनपीसी, वाम दल और उसके जो और भी फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आगे घुटने टेकना, उनको पालना और उनके पापों को ढकना और उनको पूरा मौका देना ताकि ये देश में इस तरह का विध्वंस करें, देश को जो है वो अस्थिरता के दौर में झोंके इसको, देश को, मुल्क को। और यदि कार्रवाई करने की बात होगी तो वो कहीं से वो पकड़ करके नाम मात्र को एक ताहिर हुसैन को दिखा देगा, एक जो है वो अमानतुल्लाह को। देश को नहीं बताएगा कि ये ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह जो है किसके हैं, किसके एजेंट है, केजरीवाल। तो केजरीवाल को बचा लेंगे मोदी जी। और केजरीवाल कौन है, उसी जेएनपीसी के इनकारनेशन, अवतार। तो इसको भी बचा लेंगे। सीए पर जो हिंसा जो इतने बड़े पैमाने पर हुई, तो एक रहा भड़काने वाला। तो भड़काने के लिए जो है जेएनपीसी की सोनिया, राहुल, प्रियंका ये सब भड़काते रहे, और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के समाज को। और थोड़ा सा ये कमजोरी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की, परमानेंट कमजोरी है कि जेएनपीसी के भड़कावे में सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले ये फंस जाते हुए हैं, उसका शिकार बन जाते हैं। और ये कमजोरी जो है जेएनपीसी को भी मालूम है, इसलिए इनको भड़काया। और सरेआम रामलीला मैदान से क्या बोला कि अभी भी वो घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले क्या लाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो। और अपरोक्ष रूप से ये भड़कावा था, इन्वेस्टिगेशन था और कास्टिगेशन था कि हिंसा फैलाओ, तोड़फोड़ फैलाओ, आगजनी फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ।
ये था। और किया किसने, करवाया किसने हिंसा? केजरीवाल ने अपने एजेंटों से, ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह से। तो ये मोदी महोदय जो है पूरी जो है सोनिया, राहुल, प्रियंका को बचाएंगे, इसे वो केजरीवाल को बचाएंगे, सिर्फ दिखावे के रूप में ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को करेंगे, और ये टीवी चैनल वालों को भी सौंप देंगे। ये गद्दारी है मोदी जी की भारत के खिलाफ। इसी तरह का किसान आंदोलन के नाम पर भी जो है हमारे दिल्ली के लोग, खास करके गरीब मजदूर किस्म के आम भारतीय, उनका जीवन नारकीय हो गया। न वो कहीं जा सकते थे, न बाहर जा सकते थे, न बाहर वाले अंदर आ सकते थे। जो दैनिक मजदूरी वाले थे बेचारे, उनकी मजदूरी बंद हो गई, छोटी छोटी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई। जिन लोगों ने बड़ी आशा से चुन करके इनको प्रधानमंत्री बनवाया, और किसान आंदोलन के नाम पर भारतीय आवाम ताकत दल कहता रह गया कि ये किसान आंदोलन नहीं, बस मुखौटा भरा है। ये सारी जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनका जमावड़ा है। और कैसे कैसे लोग आए थे वो देश ने देखा होगा। तमाम उनके इतने विलासिता के साधन, तमाम मसाज और जो है तमाम डिस्को फलाने ढिकाने, ये तो अलग है। और देश विरोधी ताकतों में वो खालिस्तानी आतंकवादियों का, और ये सब देश के दुश्मन, ये जेएनपीसी और वामदल का तो था ही उसमें। उसके आगे कम से कम 3 महीने तक ये घुटने टेकता रहा ये मोदी जो है। यही तो है, ये वोट लेते हैं जनता से, अब घुटने टेकते हैं देश के वो दुश्मनों के आगे। तो देश के लोगों ने इसके लिए आपको जो है आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। देश ने आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि आप जो है इन देश विरोधी ताकतों का नाश करके आम भारतीय भाई बहनों का, गरीब भारतीय भाई बहनों की रक्षा करेंगे। लेकिन ये गद्दारी जो है आप कर रहे हैं हमारे आम भारतीय, अपने देश के साथ, अपने आम और गरीब भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। तो ये सारी बातें जब मैंने वो जो समूह था बताई गई, तो वो सुनने को तैयार नहीं। बस वो कह रहे थे कि देखिएगा कुछ दिन में ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बस हिंदू राष्ट्र बना। हमने उनको कहा कि भाई यह कभी भी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, और न ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और बहुत खुशी और राहत की बात है, सुकून की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में इतनी व्यवस्था कर दी है कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है कि इसको जो है वो हिंदू राष्ट्र बना दे या इस्लामिक स्टेट बना दे। इस संबंध में जरा बता दें कि ये जो जेएनपीसी बोलते हैं ना कि इसमें नहीं, झूठ बोले कि लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान की हत्या हो गई। लोकतंत्र क्या होता है इस घोर गद्दार जेएनपीसी को या घोर गद्दार राहुल सोनिया को मालूम है। अरे इनकी पार्टी में ही खुद वो ये अपनी पार्टी को ही घोर और लोकतांत्रिक तरीके से चलाते हैं। जेएनपीसी जो पार्टी है उसमें लोकतंत्र है ही नहीं। तो जो अपनी पार्टी में ही यानी लोकतंत्र नहीं चला रहा है, वो कह रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। कितनी बार जो है सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए धारा 356 का बेजा इस्तेमाल इन सबों ने किया, सैकड़ों बार अपने स्वार्थ के लिए। अब बात दूसरी है कि देश हित में ये कार मोदी जो है धारा 356 को छूना चाहते ही नहीं। अब उसका एक दूसरा छोर भी है, दूसरी एक्सट्रीम है कि जहां एक और
इस गद्दार जीएनपीसी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए धारा 356 का दुरुपयोग किया और चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। वहीं दूसरी ओर देश को आवश्यकता थी, बताइए, संसद जिस कानून को पास कर रही है, चाहे सीए हो चाहे कृषि कानून को, उस संसद के द्वारा पास किए हुए कानून के खिलाफ जो है ये विधानसभाओं में, केरल की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में, पंजाब की विधानसभा में, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में वो प्रस्ताव पास हो रहा है। और ये केजरीवाल स्पेशल जो है वो सेशन बुला करके वो प्रति पढ़ रहा है। इतना घोर संविधान का उल्लंघन हुआ, तब भी ये कायर मोदी बैठा हुआ था, कुछ नहीं किया इसने। धारा 356 इसी के लिए है कि इन सभी संविधान विरोधी जो विधानमंडल थे इन प्रांतों के, उनको तुरंत जो है वो बर्खास्त करना था। लेकिन ये तो उसके लिए है ना जो कि संवैधानिक रूप से थोड़ा सा संवेदनशील नागरिक हो। तो वो जब सब थे उनके दिमाग में यही था कि भाई कि ये राम मंदिर वो बनवा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू तो ला रहे, बस यही बात है। और दूसरा, उनके कहने के पहले उस समूह को मैंने बता दिया कि भाई ये जरूर है कि इनके कैबिनेट में खास करके दो जो मंत्री हैं, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल, इनके काम जो है बहुत अच्छे हैं। नितिन गडकरी का तो काम इतना देश में दिख रहा है, बिल्कुल जो है वो एक्सप्रेसवे का जाल, हाईवे का जाल, और जो है इनका पीयूष गोयल का अच्छा एक्सप्रेसवे का जाल, हाईवे का जाल, भारतमाला, और जो पीयूष गोयल हैं वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, कोचों का में जितने भी यात्री कोच हैं उनमें नई सुविधाएं और रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, तमाम काम है। और भारत के दुर्गम स्थानों, यानी जो हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, जिसमें काफ़ी माने ऊंचे पुल और सुरंगें, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में जो चेनाब ब्रिज जो है, जो विश्व में भारत जो है वो एक कीर्तिमान स्थापित जिसने किया, और भारत का वो मस्तक ऊंचा हो गया। और बॉर्डर पर भी वो रेलवे लाइन को बिछवाना, तो तमाम काम है। और उनमें जितनी भी वो लेंथ है इसकी, रेलवे लाइन की, मान लीजिए 1 से 10 किलोमीटर की है, तो 1 से 10 किलोमीटर में 90 किलोमीटर तो सुरंग और जो पुल ही है। तो इन दुर्गम स्थानों में भी जो है पीयूष गोयल के काम, नितिन गडकरी के काम जो है बहुत ही सराहनीय है और देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मोदी महोदय इन्हीं के कामों को दिखा करके ये अपने गद्दारी के पापों को छुपाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी है। यदि ये देश विरोधी ताकतें, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी काकस और वामदल को रोका नहीं गया और इनका विनाश नहीं किया गया, तो आप कितने भी हाईवे बना लीजिए, एक्सप्रेसवे बना लीजिए, आप उस पर जाके बैठ जाएंगे, ये ब्लॉक कर देंगे, देश की आर्थिक प्रगति को रोक देंगे। तो इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात, इस बेवकूफ या बुद्धिमान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये मोदी के दिमाग में घुसती नहीं है। और घुसती भी होगी, बात नहीं है। हाँ, एक बात और जो कि हमको आशंका रहती है, और कई बार जो है भारतीय जनता ताकत दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताया, उस समूह से जो अर्धस लोग थे, जो कि माने काफी अंधभक्त थे,
इस मोदी जी के और या बीजेपी के, जब ये हमने जब ये बताना शुरू किया कि बताइए इस राहुल से भी बढ़ करके देश का कोई गद्दार होगा, ये तमाम जो है उदाहरण मैंने बताया, राहुल से बढ़ करके इस देश का कोई गद्दार होगा, कई कई उदाहरण मैंने दिया उसको। और उस राहुल को यह जो साजिश ये मोदी जी कर रहे हैं और ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, और जो इस बीजेपी वालों ने जो यूट्यूबर्स बिठा रखे हैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कि इस गद्दार राहुल को गद्दार के रूप में हरगिज न देखा जाए, उसको नासमझ माना जाए, उसको अकल का कच्चा माना जाए, उसको बेसहुर माना जाए, उसको इमेच्योर वो इमेच्योर माइंड का माना जाए, अधिक से अधिक इसको पप्पू अधिक से अधिक इसको पप्पू समझा जाए, लेकिन इसको देश का गद्दार के रूप में न देखा जाए। ये साजिश जो है बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं उस घोर गद्दार राहुल को बचाने के लिए। तो उन सबों के जो ग्रुप था, जो कि अंधभक्त थे मोदी जी के और बीजेपी के, तो वो बोल पड़े कि अरे भाई यदि राहुल ही खत्म हो गया तो किसको किसको दिखाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, इन्हीं को दिखा करके वोट का माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए ये मोदी जी जो है या बीजेपी वाले इन खतरनाक ताकतों को पाल रहे हैं, सिर्फ इनको दिखा कर वोट के लिए। ये खतरनाक खेल जो है अपने मुल्क के खिलाफ ये खेल रहे हैं बीजेपी वाले। और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई ये पूरे देश के लोगों को समानता के आधार पर, भारतीयता के आधार पर एक करना चाहता है। और इस भारतीय जनता दल की समानता की जो अवधारणा है, तो समानता जो है हर यानी मामलों में है, एक साथ उठना है, बैठना है, सब कुछ है। मतलब कि जो घोर सामंतशाही और सम्राटवादी, माने कहने को तो जरूर है कि ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो लोकतंत्र के लिए हैं, लेकिन ये जो पार्टियां हैं घोर जो है सामंतशाही और घोर सम्राटवादी पार्टी कौन है? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदना चौकड़ी। बीजेपी भी सामंतशाही और सम्रांतवादी इलाइट। तो उस दृष्टिकोण से दूर सब लोग समान, और उसी बात को बिल्कुल, और उसी को एक बुनियादी पत्थर मान करके, कार्नर स्टोन मान करके, सबस्ट्रेट मान करके भारतीय एकता। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब जो है इस भारत राष्ट्र के घोर शत्रु हैं। दूसरी आज़ादी के लिए जो तैयार हो जाइए, इसलिए इन चुनावों में नोटा का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, इन विधानसभाओं के, केरल विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, असम विधानसभा के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, वो बेधड़क जो है और बेहिचक और पूरी ताकत से नोटा का इस्तेमाल करें और इन शक्तियों का भारत की रक्षा के लिए, इस मुल्क की रक्षा के, और ये बहुत प्यारा मुल्क है, रक्षा के लिए जो नोटा का इस्तेमाल करें। और एक बात जान लें कि भारतीयता के माहौल में न तो कोई अल्पसंख्यक है, न तो कोई बहुसंख्यक है, न तो कोई दलित है, न तो कोई गैर दलित है, बिल्कुल नहीं। आर्थिक पिछड़ापन है, इसको पूरी ईमानदारी से तस्दीक करता है भारतीय जनता दल। उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए आरक्षण को समूल समाप्त करके
उनको जो है जितने भी जरूरतमंद है, जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है, उनको दे करके उनके अंदर की काबिलियत को निखार करके, उभार करके, पूरा मौका दे करके उनको समाज में जो है उनको ओहदा देना, उनको पोजीशन देना और उनको प्रतिष्ठित करना, उनके आर्थिक स्थिति और स्थिति और सामाजिक स्थिति को भी उठाना और समाज की मुख्य धारा में लाना, ये है सबको। तो भारतीय ओम ताकत दल की अवधारणा में न तो कोई अल्पसंख्यक है, न तो कोई, जिसके आधार पर ये पूरी गंदी राजनीति चलती है, न कोई अल्पसंख्यक, सब लोग भारतीय हैं। इसीलिए सब लोग, हमारे सभी जितने आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, वो भारतीय के रूप में व्यवहार करें। भारतीयता का जो है भाईचारा, सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान सब अपनाइए और इन ताकतों को चुनाव के वक्त में जो चुनाव आया है, नोटा 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 मत भूलिए, इस्तेमाल करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।